रेयांश ने कार का पिछली साइड का दरवाजा खोला और खनक को अंदर धकेल दिया। खनक खुद को संभाल नहीं पाई, वो सीधी पीठ के बल सीट पर जा गिरी। इस वक्त सभी गार्ड्स की नजर नीचे थी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी अपनी नजरें ऊपर करने की। बस अब तक जा चुकी थी क्योंकि रेयांश ने उतरते ही ऑर्डर दे दिए थे। अतुल भी इस वक्त अपनी नजरें नीचे किए हुए था, लेकिन रोनी इस वक्त क्यूरियस था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। खनक सीट पर पीछे की तरफ खिसकते हुए सीधे विंडो से चिपक गई। वो डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, ना 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 नहीं प्लीज। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश अंदर आकर बैठ गया और अपनी सख्त आवाज में बोला, चुप, एकदम चुप, एक और लफ्ज नहीं। अब उसने ड्राइवर को चलने को बोला तो ड्राइवर तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर अतुल भागते हुए आया और आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रोनी, जो अब तक सदमे में था, वह भी जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया और अब कार का पूरा काफिला तेजी से उस हाईवे पर चलने लगा। खनक खिड़की से चिपके हुए सिसक रही थी। रेयांश एकटक उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में है। खनक रेयांश की नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी नजरें नीचे किए हुए बिना किसी हरकत के विंडो से चिपक कर बैठी रही। करीब 2 घंटे बाद वो लोग शिमला में थे। अब तक करीब शाम के 4 बज चुके थे। सभी कार्स का काफिला एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस में आकर रुका। अब सभी बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुके थे। तभी अतुल कार से बाहर आया और रेयांश के साइड का डोर खोला। रेयांश अपना कोल्ड ऑरा लिए बाहर आया। तभी अतुल खनक के साइड का दरवाजा खोलने जा रहा था तो रेयांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक लिया। अतुल अपनी नजरें झुकाए वहीं रुक गया। अब रेयांश खनक के साइड वाला डोर ओपन करके खनक का हाथ पकड़कर बाहर निकाला और तेजी से उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर चला गया। रेयांश के जाते ही कब से दूर खड़ा रोनी यह सब देख रहा था। वह जल्दी से अतुल के पास आया और बोला, ये चल क्या रहा है? बॉस एक लड़की के लिए यहां तक आए थे क्या? लेकिन ये लड़की है कौन? अतुल स्ट्रेट लहजे में बोला, तुझे याद नहीं, इनकी इन्फॉर्मेशन तुमने ही निकाली थी। रोनी चिढ़ते हुए बोला, बॉस के लिए ना जाने कितने लोगों की इन्फॉर्मेशन मैं निकालता हूं, मुझे कहां से याद होगा। लेकिन जिस तरह से बॉस खुद इस मामले को हैंडल करने आए हैं, मामला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अतुल हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता। तुझे अगर जानना है तो आज रात तक इंतजार कर। रोनी इस बात से चिढ़ गया और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। इधर रेयांश खनक को कमरे में ले आया और कमरे का डोर बहुत जोर से बंद कर दिया। फिर एक ही झटके में खनक को सीधा बिस्तर पर पटक दिया। रेयांश के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव थे। खनक पीठ के बल बिस्तर पर गिर पड़ी। रेयांश धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था और खनक बिस्तर पर पीछे की तरफ खिसक रही थी कि तभी रेयांश बेड के करीब आकर खनक का एक पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह खींचने पर खनक बिस्तर पर सीधा लेट गई। तभी एक ही झटके में रेयांश उसके ऊपर आ गया। इस वक्त वह अपने दोनों हाथों को बेड पर सहारा दिए हुए खनक के ऊपर झुका हुआ था। खनक ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से भींच ली। उसे अपने चेहरे पर रेयांश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। रेयांश अपनी सख्त आवाज में अपने दांत पीसते हुए बोला, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? क्या सोचा था तुमने कि तुम मुझसे छुप सकती हो? बोलो। खनक अभी भी अपनी आंखें भींचे थी, वह कुछ नहीं बोली। यह रेयांश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रेयांश ने खनक के दोनों हाथ पकड़कर बेड पर दबा दिए और अपने सख्त होठ खनक के नरम होठों पर रख दिए। रेयांश के सुलगते गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस कर खनक ने एक ही झटके में अपनी आंखें खोल दी। रेयांश उसे बहुत ही वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। वो खनक के होठों पर प्रेशर बनाते हुए कभी उसके निचले होठ तो कभी ऊपर के होठ को बहुत ही बुरी तरह से सक कर रहा था। खनक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह रेयांश की बॉडी के नीचे पूरी तरह से दबी हुई थी। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। करीब 10 मिनट के बाद वो एक स्मूच के साथ खनक के निचले होठ को खींचते हुए अलग होता है। खनक के होठ इस वक्त लाल चेरी की तरह हो गए थे। वह रेयांश के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रेयांश भी अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करते हुए उसे देखने लगता है। उसे और चाहिए था। लंबी लंबी सांसें भरने के कारण खनक की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। उसका दुपट्टा पहले ही जमीन पर गिर गया था, जिससे कपड़ों के ऊपर से भी उसके परफेक्ट उभार दिख रहे थे, जिसे देखकर रेयांश के अंदर एक हलचल सी मच गई। उसके अंदर खनक को पाने की चाहत जाग गई।
उसने खनक के कपड़ों के अंदर अपना एक हाथ डालकर उसके पेट को सहलाते हुए अपनी सख्त मगर मदहोश आवाज में कहा, तुमने मुझसे दूर भागकर मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। मन तो करता है कि तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें अभी इसी वक्त इसी बिस्तर पर दूं, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा, बस कुछ घंटे, और उसके बाद तुम मेरे नीचे ऐसे तड़पोगी कि फिर कभी तुम्हारे दिमाग में भागने का ख्याल नहीं आएगा। खनक अब तक शांत हो गई थी। उसने जब ये सुना तो वह शॉक्ड हो गई। वह डरते हुए बोली, आ आ आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर रेयांश का पारा हाई हो गया। वो बहुत ही गुस्से में बोला, पागल लड़की, अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना तड़पा हूं तुम्हारे लिए? अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि तुम मुझसे अलग हो भी सकती हो। अब तुम्हारी तकदीर सिर्फ मैं हूं, और आज रात पूरी दुनिया के सामने ये बात जाहिर हो जाएगी कि तुम मेरी हो। तुम्हारे दिमाग में जो भी फालतू के ख्याल घूम रहे हैं वह निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देने वाला। ये कहते हुए वो खनक के ऊपर से उठा और अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंक दिया। ये देखते ही खनक बेड से उठने को हुई कि तुरंत ही रेयांश ने उसे फिर से बेड पर धक्का दे दिया। वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा कि तभी खनक अपनी रोनी सी आवाज में बोली, प्लीज प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे भूख भी बहुत लगी है, प्लीज। ये बात खनक अपनी मासूम सी शकल बनाकर बोल रही थी। इस वक्त वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। रेयांश ये सुनकर शॉक्ड था। वो कंफ्यूजन से खनक को देखने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, अभी तो ये मुझे बोल रही थी कि इसे मेरे साथ नहीं रहना, और अचानक ही मूड चेंज हो गया। उसे इस वक्त खनक पर शक हो रहा था। वो खनक को घूरते हुए अपनी आंखें छोटी करे अपनी सख्त टोन में बोला, तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये सब करके मुझे बेवकूफ बना सकती हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, समझी? खनक बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है मैं अब कहीं नहीं जा सकती, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से पैदल चलते चलते मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अब जाकर रेयांश की नज़र खनक की हालत पर गई। वो सच बोल रही थी। वाकई में इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं थी। रेयांश चाहे कितना भी खनक पर गुस्सा कर ले, चाहे कितना भी उसके साथ रूड हो जाए, लेकिन वो खनक को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। खनक को इस हाल में देखकर अब उसका रवैया थोड़ा सॉफ्ट हुआ। वो सॉफ्ट वॉइस में बोला, उठो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। अब खनक बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी रेयांश अपनी सख्त आवाज में बोला, रुको। खनक के चलते हुए कदम रुक गए। रेयांश ने अपनी कोल्ड आवाज में उसे बोला, कोई होशियारी नहीं समझी? खनक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वॉशरूम में चली गई। इस फार्म हाउस में रेयांश बहुत कम आता था, इसलिए यहाँ ज्यादा सर्वेंट्स नहीं थे। उसने अतुल को एक मैसेज करके खनक के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम करने को बोल दिया। खनक इस वक्त गर्म शॉवर के नीचे खड़ी थी। थकी होने की वजह से उसे गर्म पानी उसके बदन को आराम दे रहा था। करीब आधा घंटा हो चुका था, लेकिन खनक अभी तक बाहर नहीं आई थी। अब तक तो अतुल ने कपड़े और खाना भी भिजवा दिया था। रेयांश कब से उसका वेट कर रहा था। जब वह बाहर नहीं आई तो वह बाथरूम के बाहर से उसे आवाज लगाते हुए बोला, खनक, और कितनी देर लगेगी? जल्दी बाहर आओ, हमें आधे घंटे में यहां से निकलना है। खनक ने जब ये सुना तो उसने शॉवर बंद किया और आवाज लगाई, हाँ बस 5 मिनट, आ रही हूँ। वो 5 मिनट में बाहर आ गई तो रेयांश उसे घूरकर देखने लगा, क्योंकि उसने वही कपड़े पहने थे। रेयांश ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट को आगे बढ़ाकर रूड वॉइस में बोला, ये कपड़े लो और जाकर चेंज करो। खनक रेयांश की रूड वॉइस को सुनकर उसे इग्नोर करके अपनी मायूस आवाज में बोली, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें ठीक हूँ। ये कहते हुए वह आगे बढ़ गई। रेयांश उसके बनते बिगते मुड़ को देखकर कंफ्यूज था। वो चिढ़ते हुए बोला, नखरे क्यों दिखा रही हो? जाकर चेंज करो। खनक अपनी आंखों में हल्के आंसू लिए नाराजगी से बोली, नहीं करना मुझे चेंज। ये कहते हुए वह जाकर बेड पर बैठ गई। रेयांश ने वह पैकेट बेड पर फेंक दिया और रूड वॉइस में बोला, अब तुम्हारे लिए खाना यहाँ लेकर आओ, वहां टेबल पर रखा है, जाकर खा लो, फिर निकलना भी है। खनक को पता नहीं क्यों अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेड पर उल्टा लेट गई और अपना मुंह तकिए में दबा दिया और धीमी आवाज में बोली, भूख मर गई, अब मेरी नहीं खाना मुझे। रेयांश को अब खनक पर गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में बोला, खनक, अभी के अभी उठो और यहाँ आकर खाना खाओ। क्या है ये सब? तुमने ही बोला था ना तुम्हें भूख लगी है।
रेयांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर फिर से उसका दिल टूटता महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। शायद वो रेयांश का इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बेड से उठी। इस वक्त उसकी आंखों में झरने की तरह आंसू बह रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे इस बात से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कि कहीं ना कहीं रोनित जी का कहना सच था कि रेयांश उसे प्यार नहीं करता। आज उसे रेयांश का बिहेवियर देखकर यह महसूस हो रहा था कि सच में रेयांश उसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसकी एक जिद और चाहत है। और यह बात ना जाने क्यों उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। वो अपने हाथों से आंसू साफ करते हुए सोफे पर आकर बैठ गई और चुपचाप सामने रखा खाना प्लेट में सर्व करके खाने लगी। उसने बिना स्पून उठाए हाथ से खाना शुरू कर दिया। उसे भूख तो सच में लगी थी लेकिन उसे रोना भी बहुत आ रहा था। इस वक्त वह खाते खाते रो भी रही थी। यह नज़ारा रेयांश के लिए काफी हैरानी भरा था। वह हैरानी से खनक को देख रहा था। रेयांश उसे देखकर हैरानी से बोला, तुम रो क्यों रही हो? खनक अपनी रोनी सी आवाज में बोली, आपको क्या मैं रोऊं, हंसूं, खुश रहूं, दुखी रहूं, जीऊं, मरूं, कर तो वही रही हूं ना जो आप चाहते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है मुझे कैसा फील होता है कैसा नहीं? रेयांश ये सुनकर हैरान था। वह हैरानी से खनक को देख रहा था। रेयांश हैरानी से खनक को देखते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, ये क्या बकवास है? जो भी मुंह में आता है बोले जा रही हो। रोना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे। खनक ने अपना मुंह बना लिया और शांत हो गई। तभी रेयांश उसे अपनी तिरछी नजर से देखते हुए बहुत धीमी आवाज में अपने आप से ही बोला, मैंने भी तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया लेकिन एक बार भी इसने नहीं पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं। क्यों ही पूछेगी, इसे कौन सी मेरी फिक्र है? ये बात रेयांश ने बहुत धीमी आवाज में बोली थी लेकिन फिर भी खनक ने सुन लिया। उसने हैरानी से रेयांश की तरफ देखा और बोली, तो आपको रोका किसने है? आप भी खा लीजिए। आपको किसने कहा था पूरा दिन भूखा रहने के लिए? क्या आपके पास भी पैसे नहीं थे? रेयांश उसके साथ बैठते हुए हैरानी से बोला, व्हाट? क्या मतलब? खनक ने अपना खाना कंप्लीट कर लिया था। वो सोफे पर से उठी और जाते हुए अपनी नॉर्मल वॉइस में बोली, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सारे पैसे बस की टिकट में खर्च हो गए थे, लेकिन आपकी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी ना? वो थोड़ा निराश होते हुए फिर बोली, हो, जिस टिकट को लेने के चक्कर में पूरा दिन भूखी रही, इतना कुछ सहा, अब वहीं किसी मतलब की नहीं रही। मिनी बस तो कब की चली गई। ये बात बोलते हुए उसने अपने निचले होठ को पिचका दिया। रेयांश उसकी बिना सिर पैर वाली बातें सुनकर हैरान था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी की इतनी बकवास सुन रहा था, लेकिन उसे इस वक्त इस तरह की बकवास भी बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ये बात वो खनक को जता नहीं रहा था। वो खनक को तड़पाना चाहता था जैसे वह तड़पा था। खनक अपने हाथ साफ करके आई और फिर बोली, मुझे सिंदूर चाहिए। कब से खुद पर कंट्रोल रखकर बैठा हुआ रेयांश उठा और एक हाथ से उसकी बाजू को पकड़कर बेड की तरफ ले गया और पैकेट की तरफ इशारा करके सख्त आवाज में बोला, इसे उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। तुमसे नहीं होता तो मैं चेंज करवा देता हूँ। खनक अपना हाथ छुड़ाते हुए डरते हुए बोली, न नहीं, इसकी को कोई जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ। बोलते हुए वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ भागी और 5 मिनट में ही चेंज करके आ गई। वो बाहर आई तो रेयांश ने उसके सामने एक बॉक्स बढ़ा दिया। खनक उसे कंफ्यूजन से देखने लगी तो रेयांश बोला, तुम्हारा ही है जिसे तुम छोड़कर गई थी। खनक वो बॉक्स अपने हाथ में लेकर खोलती है जिसमें से उसके रूटीन की ज्वेलरी निकलती है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है, उसका दिल भारी हो जाता है। वो अपनी रोनी आवाज में खुद से ही बोली, छोड़कर तो और भी बहुत कुछ गई थी, लगता है अब कभी नहीं मिलेगा। वो रेयांश के प्यार भरे बिहेवियर की बात कर रही थी जिसकी उसे आदत लगी थी। अपनी आंखों से आंसू पोंछे वो सब कुछ पहन लेती, जल्दी से पहन लेती है और अपने चेहरे पर मायूसी भरी मुस्कान लिए बोली, मैं तैयार हूं। रेयांश अपने मन ही मन में सोच रहा था, तुमने मुझे बहुत तड़पाया, अब देखो तुम्हारी बारी, अब तुम्हें भी एहसास हो कैसा लगता है अपने प्यार को अपने से दूर होते देखकर। इस वक्त खनक ने लाइट पिंक कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ, मांग में सिंदूर, माथे पर डायमंड बिंदी, हाथों में पिंक कलर की बैंगल्स और हमेशा की तरह सिंपल लेकिन एक्सपेंसिव सोने के कंगन पहने थे। वो फिर से वैसी ही लग रही थी जैसे शादी के बाद हमेशा लगती थी। रेयांश ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आया। बाहर अतुल और रोनी ऑलरेडी तैयार थे। खनक को देखकर फिर से रोनी शॉक्ड हो गया। अतुल अपना सिर झुकाए तुरंत बोला, बॉस जेट रेडी है।
रेयांश ने अपनी कोल्ड आवाज में बोला, ठीक है, अब हम सीधा होटल चलेंगे, घर पर इन्फॉर्म कर दो। खनक परेशानी से रेयांश को देखने लगी। उसे इस बात की तकलीफ हो रही थी कि वह भाग गई थी। ये अब तक सबको पता लगा चुका होगा। दादाजी, चाचू और चाची क्या सोचेंगे उसके बारे में? वह कैसे उनका सामना करेगी? उन्होंने पूछा तो वह क्या जवाब देगी? रेयांश उसकी परेशानी को समझते हुए इस बार थोड़े सॉफ्ट लहजे में उसे समझाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, तुम बस नॉर्मल रहना। ये सुनकर खनक थोड़ी रिलैक्स हुई। उसे अपनी दिल में थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई जब रेयांश ने उसके साथ सॉफ्ट लहजे में बात की। उसने अपने चेहरे को बहुत ही मासूम बना लिया और हल्के से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया। खनक को इस तरह बार बार रोते हुए देखकर आखिर में रेयांश का दिल पिघल गया। वह खनक की कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी एक उंगली से उसके आंसू पोंछे और बहुत प्यार से बोला, जान अब रोना बंद करो। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चलो अब रोना बंद करो। एक तो छोड़कर तुम गई थी मुझे और शिकायतें भी तुम मुझसे ही कर रही हो जबकि मुझे तुमसे करनी चाहिए। ये बात वह अपनी शिकायती लहजे में बोला रहा था। इस वक्त वह बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा था, जैसे एक नाराज पति अपनी पत्नी से शिकायत कर रहा हो। ये सुनकर खनक को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। उसने अपनी मासूम आवाज में सिर्फ इतना बोला, सॉरी। रेयांश ने खनक के फोरहेड पर लाइट किस की और उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ निकल गया। ये सब देखकर रोनी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। अब वह बाहर निकलते हुए अपनी आंखों में चमक लिए अतुल से बोला, बॉस ने शादी कर ली, मतलब ये हमारी लेडी बॉस थी। अतुल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और जाकर कार में अपनी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इधर रोनी शरारती मुस्कान लिए अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने आप से बोला, मुझे पता नहीं था बॉस इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। फिर वह कंफ्यूजन में कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मैडम बॉस को छोड़कर भागी क्यों? बॉस ने ऐसा क्या किया होगा कि मैडम उन्हें छोड़कर भाग रही थी? इधर दिल्ली में सभी लोग रेडी हो रहे थे। वही रोनित जी, सेम और शनाया एक ही कमरे में तैयार बैठे हुए थे। शनाया बोली, अंकल आपने तो कहा था कि खनक खुद मुझे आपके बेटे के करीब ले जाएगी, लेकिन वह तो रेयांश को लेकर पता नहीं कहाँ गायब है। रोनित जी बोले, शांत हो जाओ शनाया, वो लड़की भाग गई है यहाँ से। ये बात मुझे बहुत ही मुश्किल से पता चली है। तुम्हें ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। शनाया हैरान होते हुए बोली, क्या सच में? लेकिन ये हुआ कैसे? रोनित जी नॉर्मल टोन में बोले, मैंने उसे रेयांश के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे बोल दिया कि वह रेयांश को छोड़कर चली जाए, वह उसके लायक नहीं है। शुक्र है कि उसे अकल आई और भाग गई। शनाया अपनी नॉर्मल टोन में बोली, तो क्या हुआ? आपको लगता है रेयांश उसे ढूंढ नहीं पाएगा? वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। उसे उसके बाद क्या? रोनित जी अपना कॉन्फिडेंट दिखाते हुए बोले, वह मिल भी गई तो क्या हुआ? उस पर से रेयांश का भरोसा उठ जाएगा। वो दोबारा उस लड़की पर भरोसा नहीं कर पाएगा। सेम थोड़ा खुश होते हुए बोली, सही कहा आपने। फिर वो शनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें इसी का फायदा उठाना होगा। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहेगा तो तुम आसानी से रेयांश के करीब जा पाओगी। शनाया अपनी जगह से उठी और दोनों को देखते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए। अगर वह मिल गई तो रेयांश उसे जरूर लेकर आएगा। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बाहर निकल गए। इधर एक बड़ी सी 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में लगभग धीरे धीरे गेस्ट का आना शुरू हो चुका था। एंट्रेंस में एक एक कर बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स आकर रुक रही थी और एक के बाद एक वीआईपी और वीवीआईपी पसंद वहां एंट्रेंस से एंटर हो रहे थे। वहीं मीडिया एंट्रेंस गेट पर खड़े सभी की फोटोज ले रही थी। सभी के बॉडीगार्ड मीडिया को उनसे दूर रख रहे थे, लेकिन फिर भी मीडिया इसी कोशिश में थे कि वह जान सके कि आखिर इस पार्टी में कौन कौन इनवाइटेड है। इस वक्त वहां का माहौल किसी फिल्म के अवार्ड फंक्शन जैसा था। यहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी नामी हस्तियां मौजूद थी। तभी एक एक करके सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स भी वहां आ गए। आज शनाया पूरी पार्टी में अपनी खूबसूरती का जलवा दिखा रही थी। आज इस पार्टी में बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस से लेकर एक्टर्स सभी टाइप के लोग आए थे और सभी अपनी अपनी राजकुमारियों को लेकर आए थे। या यूं कहे कि वह इसी आस में थे कि किसी तरह उनकी बेटियों पर रेयांश सिंघानिया की नजर पड़ जाए और उन्हें रेयांश दामाद के रूप में मिल जाए। वही सभी लड़कियां किसी फैशनेबल मॉडल की तरह बड़ी ही खूबसूरती से तैयार होकर आई थी। उनको भी कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि उनके ऊपर किसी भी तरह से रेयांश की नजर पड़े, वो किसी भी तरह रेयांश की अटेंशन पा सके।
इस वक्त वेटर्स सभी को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। सभी एक दूसरे को मिल रहे थे और बड़ी ही बेसब्री से रेयांश के आने का इंतजार कर रहे थे। वही माइक पर किसी की आवाज आई और यह कोई और नहीं मोक्ष था। इस वक्त स्टेज पर पूरी सिंघानिया फैमिली थी। मोक्ष ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पार्टी। आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज आरके एंटरप्राइजेस का इनॉग्रेशन है और आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कंपनी के ओनर का। सभी लोग बहुत ही बेसब्री से यह सुनते हुए सामने की ओर देखे जा रहे थे। सभी रेयांश के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी रेयांश सबके सामने आएगा, लेकिन उसके उलट मोक्ष आगे बोला, तो मैं आज सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आरके एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी मिस्टर रेहान सिंघानिया से। रेहान हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी शिवांश ने उसे आगे जाने का इशारा किया तो रेहान जल्दी से आगे आया और मोक्ष के बगल में खड़ा हो गया। मोक्ष ने खुशी से रेहान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। वो खुशी से बोला, आई नो आप लोगों को ये जानकर काफी हैरानी हुई होगी, लेकिन ये रेहान के लिए भी एक सरप्राइज था और आप सबके लिए भी, और आप लोग जिन्हें मिलना चाहते हैं वो बहुत ही जल्द यहाँ होंगे। तब तक के लिए एंजॉय द पार्टी। ये कहते हुए मोक्ष अपना माइक साइड में रखते हुए हैरानी से खड़े रेहान को देखने लगता है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक था। मोक्ष हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऐसे मत देख भाई, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। रेहान मोक्ष को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच भाई। मोक्ष उसे गले लगाते हुए बोला, ये रेयांश ने किया है तुम्हारे लिए। तभी रेहान उससे अलग होते हुए बोला, लेकिन भाई है कहाँ? भाभी भी नहीं दिख रही। मोक्ष उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, जल्दी आएंगे। रेहान की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं तो राजीव जी नीलिमा जी दोनों ही उसे हग कर लेते हैं। वही रूही और रिया उसे कंग्रेचुलेट करती है। अब सभी स्टेज से उतरकर बाकी के गेस्ट से मिलने लगे। एक तरफ डांस फ्लो था जहां सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। रिया और रूही रेहान को अपने साथ खींचकर डांस फ्लो पर ले गई। वही मोक्ष भी पार्टी में अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लगा। तभी एक बिजनेसमैन मोक्ष से बोले, मिस्टर ओबरॉय, हमने तो सुना था इस पार्टी में हम मिस्टर रेयांश सिंघानिया से मिल पाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी हमारी उम्मीद टूट गई। तभी दूसरे बिजनेसमैन बोले, हाँ मिस्टर ओबरॉय, जरा देखिए, आज सभी अपनी अपनी बेटियों को यही उम्मीद के साथ लेकर आए हैं कि आज इस पार्टी में वह अपनी बेटियों से मिस्टर सिंघानिया से मिलवा सके। ये कहते हुए वह हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। मोक्ष उन्हें देखते हुए बोला, इस बार आप सबकी उम्मीद नहीं टूटेगी, आप जरूर इस पार्टी में उन्हें देख पाओगे। तभी अचानक ही हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। सभी के सभी हैरानी से अपनी जगह पर जमे हुए थे। तभी हॉल की दूसरी साइड के दरवाजे पर एक स्पॉट लाइट पड़ती है। ये डोर हॉल से होटल के अंदर की तरफ जाने का रास्ता था। तभी वो डोर ओपन होता है और रेयांश बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहां खड़ा था। सबकी नजर उस पर जाती है। वहां के सभी लोग मुंह खोले उसी की ओर देख रहे थे। ये पहली बार था कि रेयांश इतने सारे लोगों के बीच, और वह भी मीडिया के सामने आया था। मीडिया के लोग आगे तो नहीं आ सकते थे, लेकिन वह लोग दूर से उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे थे। लड़कियां अपने सामने रेयांश को देखकर बस एकटक उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए कि सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। कुछ वक्त पहले खनक और रेयांश दिल्ली पहुंच चुके थे। वो लोग इस वक्त उसी होटल के एक लग्जरियस सूट रूम में थे। खनक बड़ी ही गौर से अपने सामने एक हैंगर पर लटकाया हुआ एक्सपेंसिव वन पीस ड्रेस देख रही थी। वह एक बॉडी हगिंग लॉन्ग गाउन था जिसमें एक साइड थाई तक लॉन्ग कट था। दो लड़कियां उसके सामने खड़ी हुई थी जो उसे चेंज करने को बोल रही थी, लेकिन वह अभी तक उस ड्रेस को देखे जा रही थी। तभी रेयांश वहां आता है और उसे इस तरीके से ड्रेस को घूरते हुए देख बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? खनक बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने देखती है, फिर अपने एक हाथ से ड्रेस की तरफ इशारा करके बोली, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। ये सुनकर रेयांश का रिएक्शन नॉर्मल था, लेकिन वह दो मेकअप आर्टिस्ट लड़कियां ये सुनकर काफी हैरान थी, क्योंकि जिस ड्रेस को पहनने के लिए खनक मना कर रही थी उसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इस तरह के कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप पाने का सपना हर लड़की का होता है, और ये लड़की मना कर रही थी। खनक अपनी नॉर्मल टोन में बोली, मेरा मतलब है ये ड्रेस बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तभी रेयांश उसे अपनी नॉर्मल टोन में बोला, ठीक है, मैं साड़ी अरेंज करता हूं, तुम उसमें तो कंफर्टेबल हो ना? खनक हल्की सी मुस्कान लिए अपनी नजरें रेयांश की नजरों से मिलाते हुए बोली,
इस वक्त मैंने जो पहना है उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन मुझे पता है आप मुझे इस तरह सबके सामने नहीं ले जा सकते। रेयांश अच्छी तरह से समझ रहा था कि खनक इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे पता था खनक को मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर इस वक्त वह उसे चैलेंज कर रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों लड़कियों को वहां से जाने का ऑर्डर दिया और वो लड़कियां तुरंत ही चली गई। उनके जाते ही उसने तुरंत ही खनक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले आया। उसने चलते हुए ही अपना मोबाइल निकाला और एक मैसेज किया। प्रेजेंट टाइम। कुछ ही देर में वो उस डोर के सामने था और डोर के ओपन होते ही उस पर एक स्पॉटलाइट पड़ी। सभी आंखों में चमक लिए उसे ही देख रहे थे। उसकी लंबी चौड़ी और दमदार पर्सनैलिटी को देखकर हर कोई अट्रैक्ट था। लड़कियों के दिल में कई तरह के अरमान जागे थे। वही कुछ लोग रिश्ता जुड़ने से कितना फायदा हो सकता है ये सोच रहे थे। सभी की अपनी अपनी ख्वाहिशें थी। कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा था तो कोई पर्सनल। वही रेयांश के आगे बढ़ते ही उसके पीछे एक लड़की भी दिखी जो अब तक उसके लंबे चौड़े वजूद के पीछे छिपी हुई थी। यह कोई और नहीं खनक थी और उसे देखकर सभी के सभी शौक थे। वहां अचानक ही काफी हलचल मच गई और अचानक ही बहुत ज्यादा कोलाहल नॉइस मच गया। सभी के बीच में गॉसिप स्टार्ट हो गई कि आखिर ये लड़की है कौन है। रेयांश अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खनक का हाथ पकड़े स्टेज की तरफ आ रहा था। खनक की नजर इस वक्त सिर्फ रेयांश के ऊपर थी। वह अपनी गर्दन घुमाए उसी की तरफ देख रही थी। लाइट्स अब तक ऑन हो चुकी थी। रेयांश ने स्टेज के ऊपर आकर खनक को अपने साथ खड़ा कर लिया। उसने मीडिया को इशारा किया और सभी इशारा समझते ही पिक्चर्स क्लिक करने लगे और अपने अपने कैमरा रेडी कर दिया। रेयांश ने माइक लिया और अपनी एटीट्यूड भरी आवाज में बोला, वेलकम टू दिस पार्टी। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस पार्टी। Today is a very special day for me because today I am going to share my biggest happiness with you. आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो खनक की कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर खुद से सटा लेता है और एक प्यारी सी मुस्कान लिए खनक की तरफ उसकी आंखों में देखकर बोला, मीट माई लवली क्यूट एंड इनोसेंट वाइफ मिसेस खनक रेयांश सिंघानिया। ये सुनते ही लगभग सभी हैरान थे, जैसे उनके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो और वह जो देख रहे हैं वह कोई सपना हो। कुछ लोग तो अपने कान ही खुजाने लगे तो कुछ अपनी आंखें मलने लगे। सामने खड़ी लड़की जिसे दी रेयांश सिंघानिया अपनी पत्नी बता रहे थे वह तो किसी मामूली सी मिडिल क्लास घर की हाउसवाइफ लग रही थी। खनक ने इस वक्त सिंपल सी पिंक कलर की प्लेन ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी विद ब्लैक कलर का प्लेन स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी थी, जिसका पल्लू उसने खुला रखा था। एक कंधे पर सलीके से रेड कलर की शॉल रखी थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। चेहरे पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं था, यहां तक कि आंखों में काजल तक नहीं थी। उसके नेचुरल पिंक होठ इस वक्त रेड थे जिस पर उसने प्लेन लिप बाम लगाई थी। हाथों में पिंक कलर की चूड़ियां थी। उसके लुक को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि यह रेयांश सिंघानिया की वाइफ हो सकती है। आखिर में वहां खड़े एक गेस्ट से रहा नहीं गया और बोला, मिस्टर सिंघानिया, शी इज जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, हाउ इज दिस पॉसिबल। तभी रेयांश अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड भरी मुस्कान लिए बोला, इट्स पॉसिबल बिकॉज आई मेड इट पॉसिबल। ये संभव है क्योंकि इसे मैंने संभव बनाया है। यस, आई एम मैरिड टू एन ऑर्डिनरी गर्ल। हाँ, मेरी शादी एक साधारण लड़की से हुई है और यह शादी कोई समझौते की या अरेंज मैरिज नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई है। आई होप एवरीवन वुड बी हैप्पी टू नो दिस। मुझे आशा है सबको खुशी हुई होगी यह जानकर। नाउ एंजॉय द पार्टी। पूरी मीडिया अब यह न्यूज कवर कर रही थी, हालांकि कि कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे रेयांश के सामने मुंह खोलने का नतीजा क्या हो सकता है। हालांकि रेयांश कभी भी सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देता, उसकी हर एक बात सीधी और सटीक होती थी। वहां पर मौजूद सभी इस वक्त अपने शौकन एक्सप्रेशन में खड़े थे। उन्हें बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि रेयांश इस तरह से अपनी शादी का खुलासा करेगा। सभी लड़कियों का दिल लगभग टूट चुका था क्योंकि उनके सपनों का राजकुमार तो पहले ही किसी का हो चुका था। अब सभी लड़कियां खनक को देखकर जल रही थी। वही सभी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वही मोक्ष जल्दी से रेयांश के पास आया और बोला, ये सब क्या था? मैंने तुम्हारे रूम में सारा इंतजाम कर तो रखा था, फिर भी। रेयांश खनक को एक नजर देखकर फिर मोक्ष के सामने देखकर अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इट। आई होप योर माइंड इज क्लियर नाउ। मोक्ष रेयांश को देख रहा था जो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने अभी तक खनक का हाथ पकड़ रखा था।
मोक्ष फिर से बोला, ठीक है, लेकिन अब तो उसे छोड़ दे, रिया और रूही उसके साथ रहेगी। रेयांश अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों जा रहे हैं। बाकी सब तुम लोग संभाल लेना, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ रुकने में, यू नो इट वेरी वेल। मोक्ष जानता था आज तक कभी भी रेयांश किसी भी पार्टी फंक्शन या गेट टुगेदर में नहीं गया है। ये पार्टी के होस्ट भी इस वक्त विनय जी और राजीव जी थे, और सिंघानिया फैमिली की पार्टी होने की वजह से ही सभी रेयांश की उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वो लोग रेयांश से मिल पाएंगे। एक तरह से उम्मीद पूरी हुई भी और नहीं भी। खनक इस माहौल से अनजान थी, इसलिए वो इस वक्त चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही था कि वह क्या करे, उसे कैसे पता होगा, क्योंकि वह तो पहली बार ऐसी जगह और इतने लोगों के बीच थी। अब रेयांश मोक्ष को इग्नोर करके खनक के करीब जाकर उसके कान में कहता है, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा भी किया, अब इसके बदले में मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना पड़ेगा। खनक पहले ही घबराई हुई थी, ऊपर से रेयांश का इतने कोल्ड तरीके से ऐसा बोलना उसके बदन में सिहरन पैदा कर रहा था। उसने अपनी नजरें नीची कली, लेकिन रेयांश ने बिना किसी की परवाह किए झटके में उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। ये देखकर खनक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। इतने सारे लोगों के बीच में उसकी हिम्मत ही नहीं हुई नजर उठाकर देखने की। उसने रेयांश के ब्लेजर को अपने दोनों हाथों से कसके पकड़ लिया और अपना सिर उसके सीने में घुसा दिया। रेयांश बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे उसी रास्ते से अपने साथ ले गया जहां से वह आए थे, और सभी उन्हें जाते हुए देखते रह गए। रेयांश अपने तेज कदमों से रूम में आया और खनक को सीधे बेड पर पटक दिया। खनक अपने पीठ के बल बेड पर गिर गई। अगले ही पल रेयांश उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। रेयांश बुरी तरह से उसके होठों को सक कर रहा था। खनक को अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह इस बार रेयांश को खुदा से दूर नहीं करती। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। 5 मिनट की किस के बाद रेयांश ने उसके होठों को छोड़ दिया। उसने खनक के सामने नाराजगी से देखा और अपनी सख्त और नाराजगी भरी आवाज में पूछा, आखिर क्या वजह है ऐसी कि तुम इतनी बदल गई? तुम्हें पता था ना कि आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी तुम भाग गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। आज तक मैंने अपनी लाइफ अपने तरीके से और अपने टर्म पे जी है, तो तुम्हें लगता है मैं ये सोसाइटी और क्लास की कोई परवाह करूंगा? तुम्हें किसी ने बोल दिया मुझे छोड़कर जाने के लिए और तुम छोड़कर चल दी। अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल भी गया था तो तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? तुमने एक पल में मान लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कैसे मान लिया तुमने? रेयांश अपनी भड़ास निकालते हुए बहुत ही बेचैनी से खनक के कपड़े उतार रहा था। खनक की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रेयांश को रोक नहीं रही थी। एक पल में ही खनक की साड़ी फ्लो पर पड़ी थी। रेयांश ने अपना ब्लेजर बेदर्दी से उतारकर फेंक दिया और अपने शर्ट के बटन लगभग खींचते हुए तोड़ दिए और शर्ट को भी बड़ी ही बेदर्दी से जमीन पर फेंक दिया। वो खनक के ऊपर आते ही बड़ी ही बेदर्दी से कपड़ों के ऊपर से ही उसके उभारों को प्रेस कर रहा था और उसके गले और क्लीवेज पर किस और बाइट कर रहा था। खनक अपनी आंसू भरी आवाज में बोली, मुझे किसी और ने नहीं, आपके पापा ने सब कुछ बताया था। वह नहीं चाहते थे कि मेरे जैसी मामूली लड़की आपकी लाइफ में रहे। वह तो मुझे अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करती जब उन्होंने कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझे आपकी लाइफ से चले जाना चाहिए। मुझे भी यही लगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए चली गई थी। रेयांश उसकी गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकालकर उसे देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तुमने अकेली ने ये फैसला ले लिया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? अब तुमने जो किया उसकी सजा भी भुगतो। ये कहते हुए उसने झटके से खनक के ब्लाउज को पकड़कर फाड़ दिया, जो 2 टुकड़ों में बंट चुका था। फिर खनक के दोनों हाथों को पकड़कर बेड के हेडरेस्ट से बांध दिया। खनक अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी, लेकिन रेयांश ने उसे इग्नोर करके बहुत ही वाइल्ड तरीके से उसके होठों को और उसकी गर्दन और क्लीवेज को किस और बाइट करने लगा। खनक अपनी रोनी आवाज में बोली, हम 13 साल पहले बचपन में एक दूसरे से मिल चुके थे, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाए? रेयांश उसके सवाल को सुनकर एक पल के लिए रुक जाता है। अब आगे रेयांश इस सवाल को सुनकर तुरंत ही खनक के सामने देखने लगता है, जो अभी भी बोले जा रही थी। मुझे बताया गया कि यही एक वजह थी कि आपने मुझसे शादी की, आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है।
मुझे ये भी कहा गया कि मैं आसानी से कंट्रोल हो सकती हूँ, इसलिए आप मेरे इमोशन के साथ खेलते आए हैं, क्योंकि मैं तो हूँ ही इमोशनल। आप अच्छे से जानते थे कि बचपन से लेकर आज तक मुझे प्यार का एक कतरा भी नहीं मिला। इसे अगर थोड़ा सा प्यार दिखा दिया तो ये आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस दिन आपका मन भर जाएगा मुझसे, उस दिन आपको ही मैं एक बोझ लगने लगूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं शर्मा फैमिली को आज तक लगती आई थी। मैं भाग गई क्योंकि मुझे अपने दिल में दर्द हो रहा था, ये सोच सोच कर कि एक दिन आपके लिए मैं मजबूरी बन गई तो क्या होगा। क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं सच में आपसे प्यार करती थी और अब भी। वह आगे नहीं बोली, बस फुट फुट कर रोने लगी। रेयांश के दिल में भी इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि आज वो खनक की बातों में अपने लिए अविश्वास देख पा रहा था। वो तुरंत ही खनक के ऊपर से उठा और उसने खनक के हाथों को खोल दिया। आज खनक भले ही उसे रोक नहीं रही थी, लेकिन वो उसका दिल से साथ भी नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिख रही थी। हाथ खुलते ही खनक ने जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने की कोशिश की, लेकिन रेयांश ने उसका हाथ रोक लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसने ब्लैंकेट से उन दोनों को ही कवर कर लिया। खनक की पीठ रेयांश के सीने से चिपकी हुई थी और रेयांश ने अपने दोनों हाथ खनक की कमर पर लपेटकर उसकी पेट पर पकड़ कस ली थी। वह अपनी नॉर्मल मगर थोड़ी स्वीट वॉइस में बोला, हाथ खोले हैं, तुम्हारे दूर जाने को नहीं बोला मैंने तुम्हें, तो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें जानना है सब कुछ तो ठीक है। फ्लैशबैक। 13 साल पहले एक एम्यूजमेंट पार्क, एक 12 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ एम्यूजमेंट पार्क में आया हुआ था। यह कोई और नहीं रेयांश था। स्वधा सिंघानिया और रोनित सिंघानिया दोनों ही आज कई दिनों बाद रेयांश को कहीं बाहर लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त रोनित जी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। रोनित जी स्वधा जी से अपनी रूड वॉइस में बोले, हमारा बेटा सिर्फ उम्र में छोटा है, लेकिन उसका दिमाग मैच्योर पसंद की तरह है। तुम्हें लगता है तुम उसे यहाँ लाकर खुश कर दोगी, या फिर वह यहाँ आना भी चाहता था? तुमने मेरा फालतू में ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। स्वधा जी गुस्से में बोली, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको फालतू का टाइम वेस्ट लगता है? रोनित जी थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था, हम कहीं और भी तो जा सकते थे, यहाँ आना जरूरी था। स्वधा जी उसी लहजे में बोली, कहीं और का मतलब आप अपने दोस्तों के घर जाने की बात कर रहे हैं, और वहां जाकर आपको याद भी रहते हैं कि आपका एक बच्चा है, बीवी है। और वहां जाकर भी आप मेरे बच्चे को क्या सिखाते हैं? गन चलाना। वो बच्चा है, उसका बचपना छीनने की कोशिश मत करिए। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा अपना बचपन पूरी तरह एंजॉय करे, मैं उसे आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती। इस तरह दोनों के बीच में बहुत देर से बहस हो रही थी, और काफी देर से रेयांश, जो अपने पेरेंट्स की बहस सुन रहा था, वो गुस्सा होकर वहां से चला गया। जब दोनों को रियलाइज होता है कि रेयांश वहां नहीं है, तो तभी स्वधा जी परेशानी से बोली, रोनित रेयांश कहाँ है? वो चला गया, उसे ढूंढो प्लीज। ये कहते हुए स्वधा जी यहां वहां भागते हुए रेयांश को ढूंढने लगी। तभी रोनित जी भी परेशानी से स्वधा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, स्वधा तुम शांत हो जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। स्वधा जी रोनित जी का हाथ अपने कंधे से नाराजगी से हटाते हुए बोली, मैं पापा को कॉल करती हूँ। ये कहते हुए वह विनय जी को कॉल करती है। इधर रेयांश अपने पेरेंट्स के झगड़े से तंग आकर दूर चला आया था। तभी उसे एक कोने में खड़ी 8 साल की लड़की दिखती है। ये कोई और नहीं, खनक थी। रेयांश छोटी सी खनक को रोता हुआ देखकर उसके पास जाता है और अपनी क्यूट आवाज में बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? खनक अपने सामने खड़े हैंडसम और क्यूट लड़के को देखती है, फिर सुबकते हुए बोली, मैं खो गई, मुझे मम्मा के पास जाना है। रेयांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो हम तुम्हारी मम्मा को ढूंढते हैं। खनक अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, मम्मा ने बोला है स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना, वो अच्छे नहीं होते। रेयांश उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोला, लेकिन मैं स्ट्रेंजर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। खनक अपनी छोटी छोटी पलकों को झपकाते हुए बहुत ही क्यूट वॉइस में बोली, सच्ची तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो? रेयांश ने एक स्वीट मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े एम्यूजमेंट पार्क में घूमते हुए खनक के पेरेंट्स को ढूंढने लगे। खनक अपनी क्यूट सी आवाज में बीच बीच में अपनी मम्मा को आवाज देती, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? और रेयांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए यहाँ वहां देख रहा था। दोनों ही बच्चे करीब 1 घंटे तक घूमते रहे। तभी रेयांश के दादाजी विनय जी रेयांश को ढूंढते हुए वहां आ गए और उनकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ी।
वो जल्दी से दोनों के पास आए और बोले, मेरा बच्चा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड कितने परेशान हो गए थे। रेयांश अपने दादू को वहां देखकर खुश हो गया। वह बोला, अच्छा हुआ दादू आप आ गए, देखो ना इस क्यूट गर्ल की मम्मा नहीं मिल रही, वह रो रही थी। विनय जी खनक को देखकर बोले, बेटा आपकी मम्मा का नाम क्या है? खनक अपनी क्यूट आवाज में बोली, मम्मा। विनय जी समझ गए कि अब वो खनक से कुछ नहीं पूछ सकते, तो उन्होंने एम्यूजमेंट पार्क की मेन ऑफिस में खनक को लेकर गए और वहां मैनेजर से बात करके खनक को वहां छोड़कर जाने लगे। तभी खनक रेयांश का हाथ पकड़कर बोली, स्ट्रेंजर बॉय तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रेयांश का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसके दादू बोले, बेटा तुम्हारे मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे, चलो। फिर वह खनक के सामने देखकर बोले, बेटा तुम्हारी मम्मा को ये लोग अभी ले आएंगे, स्ट्रेंजर बॉय की मम्मा भी उसे ढूंढ रही है ना। खनक ने अपनी नम आंखों से रेयांश का हाथ छोड़ दिया और विनय जी उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगे। रेयांश अपनी उदासी भरी नजर से खनक को देखते हुए वहां से जा रहा था और खनक वहां आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। प्रेजेंट टाइम रेयांश और खनक अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद कर रहे थे। रेयांश आगे बोला, उस दिन तुमसे दूर होकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन मैं अपने दादू के साथ घर चला गया और इसी वजह से मेरे मॉम डैड के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वह लोग वापस घर आ रहे थे और ड्राइविंग मेरे डैड कर रहे थे। दोनों के झगड़े के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी मॉम की मौत हो गई और डैड बुरी तरह घायल हो गए थे। वह एक लंबी सांस लेकर खनक के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है, फिर चेहरे पर पछतावे वाले एक्सप्रेशन लिए बोला, वह एक्सीडेंट तुम्हारे डैड की कार के साथ हुआ था। ये बात उसने बहुत धीमी आवाज में बोली थी। खनक ये सुनकर शॉक्ड हो गई, उसकी आंखों में बेतहासा आंसू आ गए। वह अपने चेहरे को रेयांश के हाथों से छुड़ाकर अपने आप को रेयांश से अलग करने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त नाराजगी थी। ये देखकर रेयांश का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसे डर लगने लगा। उसने अपनी पकड़ खनक पर मजबूत की और बेचैनी से उसे बोला, नो 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 जान प्लीज तुम नाराज मत हो। मैं जानता हूं मेरे डैड की वजह से तुम अनाथ हो गई थी, लेकिन यकीन मानो मैं आया था हॉस्पिटल। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम अपने किसी रिश्तेदार के साथ चली गई। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हें दूर जाता देखने के अलावा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। खनक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बहुत जोर जोर से रोते हुए बोली, क्यों 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 रखना चाहते हो अपने पास? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जबकि आप पहले से जानते थे सब कुछ। आप मुझे पहचान गए थे, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। रेयांश खनक को हाइपर होते देखकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज जान शांत हो जाओ, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें खोने का डर लग रहा था। डर लग रहा था कि मेरे डैड की किए की सजा मुझे ना मिले। खनक ये सुनकर अपनी लाल आंखों से रेयांश को देखने लगी। रेयांश उसे अपनी ओर करीब करते हुए बोला, उस उम्र में नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारे बाद मुझे कभी कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब तुम दोबारा मुझे मिली मैंने सोच लिया कि मैं इस बार तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। आई रियली लव यू सो मच जाना, आई कांट लिव विदाउट यू। नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना एक पल भी। इस बार अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज जान मत जाओ मुझसे दूर। ये कहते हुए रेयांश खनक के चेहरे को पकड़कर बेतहाशा चूम रहा था। वो लगातार बोले जा रहा था, आई लव यू आई लव यू। खनक खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अब हिल भी नहीं पा रही थी। वह रेयांश की हालत देखकर इमोशनल हो गई, आखिर वह भी तो रेयांश से प्यार करती थी। रेयांश को इतना बेचैन देखकर वह अपनी स्वीट वॉइस में बोली, अब भी शांत हो जाए ना, मुझे छोड़िए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। रेयांश ने जब खनक की स्वीट आवाज सुनी वह थोड़ा शांत हुआ। उसने महसूस किया उसने सच में खनक को बहुत जोर से हग किया हुआ था। वह अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करता है, लेकिन उसे अपने से दूर नहीं होने देता। वो खनक के सामने बहुत मासूमियत से देखता है। इस वक्त वह वाकई में बहुत मासूम लग रहा था। वह बेचैनी से बोला, तुम सच में नहीं जाओगी ना? खनक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो रेयांश ने बिना एक पल गवाए खनक के नर्म मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए।
रेयांश के इस अचानक लिए एक्शन से खनक शॉक्ड रह गई, लेकिन रेयांश इस बार सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रहा था और उसका सॉफ्ट टच पाकर खनक तुरंत होश में आए और उसने अपने नाजुक हाथों को रेयांश के सिर पर रख दिए और अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी। खनक का साथ पाकर रेयांश की घबराहट और बेचैनी थोड़ी बहुत कम होने लगी और धीरे धीरे उनकी किस डीप और इंटेंस होती चली गई। रेयांश पूरी शिद्दत से खनक के होठों को चूम रहा था। खनक उसकी तड़प को महसूस कर पा रही थी। करीब 20 मिनट से रेयांश बहुत पैशनेट होकर किस किए जा रहा था, जिसकी वजह से खनक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो वह अपने हाथों को रेयांश के सीने पर रखकर उसे पुश करते हुए दूर होने लगी। जब रेयांश महसूस करता है कि खनक सांस नहीं ले पा रही, तो वह धीरे से उसके होठों को एक स्मूच के साथ आजाद करता है। आजाद होते ही खनक लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। रेयांश अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए अपनी नजरें धीरे धीरे होठों से होते हुए उसके सीने तक ले जाता है। खनक अपनी सांसों को कंट्रोल करके रेयांश को घूरने लगी, लेकिन जब वह रेयांश की नजरों को देखती है तो जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना सीना कवर करने लगती है। खनक के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों के भाव थे। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ अपने ऊपर इनरविया में थी। खनक की इस हरकत पर रेयांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह शरारती लहजे में बोला, आई हैव सीन वेरी वेल व्हाट यू आर हाइडिंग, इन फैक्ट आई हैव इवन फील इट विथ माई हैंड्स एंड लिप्स। तुम जो छिपा रहे हो उसे मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है, यहां तक कि मैंने उसे अपने हाथों और होठों से महसूस भी कर लिया है। ये कहते हुए वो मदहोश हो रहा था। उसे अपनी बॉडी में अकड़न महसूस हो रही थी, उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हो रहे थे। वह अपने निचले होठ को अपने दांतों से काटते हुए बड़ी इंटेंस नजरों से खनक को निहारने लगा, और ऐसा होते ही खनक शर्म से पानी पानी होने लगी। उसकी पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। रेयांश बहुत ही बेचैनी से बोला, जान, आई एम बर्निंग फॉर यू। इस आग को तुम ही ठंडा कर सकती हो। अब कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे पता है तुम भी मुझे रेसिस्ट नहीं कर पा रही। जान, एक बार बोल दो ना यू लव मी। खनक को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसके अंदर इस वक्त कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रेयांश बेचैनी में उसे बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर कस देता है। वो बेचैनी से फिर बोला, जान बोलो ना, आई नो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहता हूँ, बोलो ना जान दैट यू लव मी। इस तरह रेयांश के बार बार बोलने पर वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर किया और रेयांश के होठों पर अपने होठ रखकर एक लाइट किस करके अलग हो गई और अपनी स्वीट वॉइस में बोली, मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आपके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे डर लगता है किसी दिन आपका प्यार मेरे लिए कम या खत्म हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। खनक के इस एक्शन से और उसके इस तरह अपने प्यार का इजहार करते देखकर रेयांश के चेहरे पर चमक आ गई। वो खनक को अपने सीने से लगा लेता है और अपना चेहरे उसके गर्दन में छुपा लेता है, लेकिन उसकी मरने वाली बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। खनक भी इमोशनल होकर रेयांश के सीने से लग जाती है। रेयांश बहुत सीरियस लहजे में बोला, शशिश, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे करीब मौत को भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। इस वक्त रेयांश काफी ज्यादा सीरियस और कोल्ड था। ये सब वो खनक के कान के पास बहुत ही धीमे लहजे में बोल रहा था। इस वक्त वह किसी साइको की तरह लग रहा था। खनक रेयांश के इस तरह बोलने से थोड़ी सी डर जाती है कि तभी रेयांश के हाथ खनक की पीठ के पीछे उसके इनरवियर के हुक्स को खोल रहे थे। यह महसूस कर खनक रेयांश की बाहों में सिमटने लगी। रेयांश उसे अपने बाहों में ही भरे हल्का सा ऊपर करके उसके अपर इनरवियर के हुक्स निकाल देता है। फिर वह अपने दोनों हाथों से खनक के दोनों कंधों से इनरवियर की स्ट्रिप्स को उतारते हुए उसके गले और क्लीवेज को पागलों की तरह चूमने लगता है। वो खनक के कॉलरबोन को किस और बाइट करते हुए एक ही झटके में उसकी अपर इनरवियर निकालकर फेंक देता है। वो खनक के खुले उभारों को देखकर जैसे पागल हो गया। बिना एक पल गवाए उसने खनक के उभार को अपने मुंह में भर लिया और दूसरे को अपने हाथों से मसलने लगा। रेयांश काफी वाइल्ड हो रहा था और खनक के मुंह से सिसकियां और आहें निकल रही थी। रेयांश पागलों की तरह बारी बारी दोनों उभारों को सक और बाइट कर रहा था, जिससे खनक के मुंह से तेज सिसकियां निकल रही थी। खनक की सिसकियां सुनकर रेयांश और मदहोश हो रहा था। उसके हाथ अब बेहद मदहोशी से खनक की पूरी बॉडी पर चलने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ ही देर में दोनों के ही कपड़े नीचे फ्लो पर पड़े थे। दोनों के बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था।
रेयांश खनक की बॉडी पर बहुत सिडेक्टिव तरीके से अपने हाथ फिराते हुए उसे पूरे बदन पर किस और बाइट कर रहा था। खनक की बॉडी पर एक भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहां रेयांश ने बाइट ना किया हो। रेयांश खनक के होठों को एक स्मूच करके उसके होठों से अलग होता है और बहुत ही मदहोशी से खनक की आंखों में देखते हुए बोला, गेट रेडी टू बी माइन अगेन बेबी। खनक उसके कहने का मतलब समझ गई थी, जिससे उसकी बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है, उसकी बॉडी हल्की कांप जाती है, जिसे महसूस कर रेयांश उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और एक ही झटके में उसमें समा जाता है, जिससे खनक के मुंह से एक चीख निकल जाती है, लेकिन वह मुंह में ही रह जाती है क्योंकि रेयांश ने उसके होठों को अपने मुंह में भरे लिया था और बहुत पैशनेट होकर सक कर रहा था। अब रेयांश ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिससे खनक को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए रेयांश को बर्दाश्त कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद खनक को दर्द होना थोड़ा कम हो गया और वह भी रेयांश का साथ देने लगी। रेयांश अपनी मूवमेंट को बढ़ाते हुए बहुत सिडेक्टिव वॉइस में बोला, आहा जान, यू आर सो टेम्पटिंग, अडोरेबल एंड वेरी टेस्टी, फील्स लाइक स्वॉलोइंग यू, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें निगल जाओ। रेयांश की बेशर्मी भरी बातें सुनकर खनक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह रेयांश के सीने पर मारते हुए बोली, वह है, आप कितने बेशर्म है, हटिए, मुझे नहीं करना। खनक का इस तरह रेयांश को खुद से दूर करने की कोशिश करना उसे अच्छा नहीं लगता। वो खनक के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा देता है और जोर से मूव करते हुए बोला, नो जान, आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट, यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर अ होल नाइट टुडे। आज पूरी रात तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा, और वैसे भी तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तो इस तड़प को तुम्हें ही दूर करनी होगी। ये कहते हुए रेयांश खनक के होठों पर, गले पर और कॉलरबोन पर बहुत ही शिद्दत से चूमने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे पूरी रात निकल जाती है। रेयांश ने जैसा कहा था वैसे ही सारी रात रेयांश ने खनक को नहीं छोड़ा था। वह रात भर में कई बार खनक के साथ इंटीमेट हुआ। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की बाहों में लिपटे गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी रेयांश का फोन बजता है। फोन की घंटी सुन रेयांश की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपना फोन लेकर साइलेंट कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि खनक की नींद टूटे। वो धीरे से बेड से उठता है और फ्लो पर पड़े अपने ट्रंक्स उठाकर पहन लेता है और फोन लेकर बालकनी में आ जाता है। तो फिर से उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाता है और सामने वाले की बात सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में सिर्फ इतना बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट करके कमरे में आ जाता है। वो खनक को नींद में ही अपनी गोद में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ घंटों में दोनों ही सिंघानिया विला में एंटर करते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं तो लिविंग एरिया में इस वक्त पूरी फैमिली मौजूद थी। जैसे ही दोनों अपने कदम अंदर आने को बढ़ाते हैं, रोनित जी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोले, रेयांश, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की को अपने सिर पर बैठा कर अच्छा नहीं किया। तुम कैसे इसे सबके सामने अपनी पत्नी की तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि यह सिंघानिया खानदान की बहू कहला सके। ये तुम्हारी पत्नी बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। रोनित जी इस तरह गुस्से से दोनों को घूरते हुए चिल्लाकर बोल रहे थे तो खनक डर गई। वो जल्दी से रेयांश का हाथ छोड़ देती है जो उसने अंदर आते टाइम पकड़ रखा था, और यह महसूस कर रेयांश ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियां खनक की उंगलियों में इंटरवाइन कर कस के उसके हाथ को थाम लिया और खनक की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की बातें सुनने की। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम खनक अब थोड़ी रिलैक्स होती है। रेयांश उसे अपने साथ अंदर लेकर आता है और ठीक रोनित जी के सामने खड़ा हो जाता है। वो रोनित जी की आंखों में देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बीवी की इंसल्ट करे। मैं हमारे रिश्ते का लिहाज रख रहा था, लेकिन आपने मेरी बीवी को मेरे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उसे मजबूर किया ताकि वह मुझे छोड़कर चली जाए। ये आपने बहुत गलत किया। अब इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। रोनित जी रेयांश को इस तरह बात करते देख भड़क जाते हैं और वो खनक की तरफ बढ़ते हैं कि तभी खनक रेयांश के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। रोनित जी रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोले, ओह, तो तूने सब कुछ बता दिया ना। आखिर भड़का ही दिया मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, तुम जैसी लड़कियां। इससे आगे रोनित जी कुछ बोलते विनय जी, रोनित जी के पापा और रेयांश के दादू, रोनित जी को रोकते हुए गुस्से में बोली, बस रोनित, बहुत हो चुका, एक और शब्द नहीं। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुझे इस बच्ची से? अगर रेयांश उसके साथ खुश है तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी सिंघानिया खानदान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्यार और शादी स्टेटस देखकर ही करनी होगी।
अगर रेयांश खनक के साथ खुश है तो हमें खनक को इस घर की बहू मानने में कोई दिक्कत नहीं है। रोनित जी अपने डैड को खनक का पक्ष लेते देख बोले, डैड आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपको पता है ये लड़की कौन है? ये रेयांश के लिए जिम्मेदारी और बोझ बनकर रह जाएगी और कुछ नहीं। रेयांश तुरंत ही बीच में बात काटकर झल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दो कि मैंने इससे शादी आपकी की हुई गलती की वजह से की है। माना कि आपकी वजह से ये अनाथ हुई है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपके किए का मैं कोई प्रायश्चित कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। प्यार करता हूँ मैं इससे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि ये मेरी लाइफ में है। अब वो बहुत ही सनकी तरीके से रोनित जी के सामने देखते हुए बोला, और अगर किसी ने भी हम दोनों को अलग करने की या हमारे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसकी लाइफ नर्क से भी बदतर बना दूंगा। रोनित जी रेयांश के ऐसे रिएक्शन को देखकर हल्का सा डर जाते हैं, लेकिन वह अपने डर को छुपाते हुए बोले, तुम अपने ही पिता को एक लड़की के लिए धमका रहे हो। ये बात उन्होंने ने थोड़ी ढीली सी आवाज में कहा था, क्योंकि रेयांश इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था। रेयांश थोड़ा पीछे हटा और अपनी रूड आवाज में बोला, आपकी हरकतों की वजह से ही आज से और अभी से मैं अपने सारे रिश्ते आपसे तोड़ता हूँ। भूल जाए कि आपका कोई बेटा भी था। मैं सिर्फ अपनी मॉम यानी कि मिसेज स्वधा सिंघानिया का बेटा हूँ। ये सुनते ही रोनित जी और घर के बाकी सब शॉक्ड रह गए। सभी के सभी रेयांश की तरफ देख रहे थे। खनक के आंखों में आंसू आ गए थे। रोनित जी अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और रोनित जी गुस्से में बोले, रेयांश तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस गैर लड़की की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो, अपने ही पिता से। तभी रेयांश अपने कोल्ड वॉइस में बोला, बस अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। बहुत बोल लिया आपने मेरी बीवी के बारे में। गैर नहीं है वो, बीवी है मेरी। लेकिन इसकी कदर आपको कैसे होगी, क्योंकि आपने तो कभी कदर ही नहीं की। रोनित जी गुस्से में आग बबूला होकर रेयांश की तरफ बढ़े। राजीव जी तुरंत दोनों के बीच में आते हुए फिक्र भरे लहजे में बोले, प्लीज शांत हो जाए भैया, आप भी समझने की कोशिश करिए, खनक रेयांश की पत्नी है। रोनित जी गुस्से में बोले, मैं नहीं मानता। फिर वह विनय जी के सामने देखकर बोले, डैड आप इस लड़की को यहाँ से निकालिए, ये लड़की मुझसे मेरा बेटा छीन रही है, क्या आप देख नहीं पा रहे? विनय जी रोनित जी को समझाते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसकी पत्नी है। रोनित जी झल्लाकर बोले, पत्नी? आप थे उनकी शादी में? वह बाकी सबको इशारा करते हुए बोले, क्या तुम थे? तुम थे? कोई नहीं था ना? जब परिवार से कोई था नहीं तो ये शादी कैसे मान ली आपने? रेयांश तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, कौन था और कौन नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके साथ फेरे लिए हैं, मंगलसूत्र पहनाया है, सिंदूर भी लगाया है, वो भी पूरे मन से। इतना ही काफी है मेरे लिए। वैसे भी वो मेरी कानून पत्नी है, तो कौन मानता है और कौन नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी के सभी इस वक्त उन चारों की बातों को सुन रहे थे। खनक के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हो रहा था। इस वक्त नीलिमा जी चारों को बहस करता हुआ देखकर खनक को संभालने लगती है। रूही, रिया और रेहान तीनों बच्चे घर पर नहीं थे। सेम अपने कमरे में थी, लेकिन शनाया को जैसे ही पता चला कि रेयांश आया है वह तुरंत वहां आ गई और एक कोने में खड़ी रहकर सब देखने लगी। फाइनली रेयांश ने बात को खत्म कर खनक का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगा। रेयांश इस वक्त गुस्से में था, इसलिए वह बहुत तेज कदमों से चल रहा था। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि खनक इस वक्त दर्द में है। रात में रेयांश थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था, जिसकी वजह से उसे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जब शनाया ये देखती है तो वह जलन के मारे लाल पीली होने लगती है। सभी अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही शनाया रोनित जी के पास आई और बोली, अंकल ये चिपकू लड़की ऐसे रेयांश को छोड़कर नहीं जाने वाली, और रेयांश के होते हुए हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। रोनित जी इस वक्त अपने आपे में नहीं थे। वह झुंझलाकर बोले, बोलो क्या आइडिया है? शनाया अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाकर बोली, अगर रेयांश खुद ही उसे धोखा दे दे तो? रोनित जी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे तो शनाया की स्माइल और बड़ी हो गई, जिसे देखकर रोनित जी के चेहरे पर भी एक इविल स्माइल आ गई। वो बहुत अच्छे से समझ गए कि आखिर शनाया क्या करना चाहती है। इधर खनक कमरे में आकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी, जिसे देखकर रेयांश का दिल टूट रहा था। वो खनक को अपनी बाहों में भरे बैठा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ देर में शांत हो गई और रेयांश कुछ ही देर में अपनी ऑफिस के लिए निकल गया। 2 दिन बाद विनय जी अपनी पूरी फैमिली को लेकर शिमला वापस लौट गए थे। रोनित जी भी सेम और शनाया के साथ अपने विला में शिफ्ट हो चुके थे।
मोक्ष अपने घर जा चुका था और रिया भी अपने अपार्टमेंट लौट चुकी थी। आज पूरे 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में ज्यादातर रेयांश अपने काम में बहुत बिजी रहा था और इसी बीच खनक एकदम अकेली पड़ गई थी। हालांकि कभी कभी रिया उससे मिलने आती थी, लेकिन वो भी अपनी कॉलेज और बाकी टाइम उसे मोक्ष को भी देना होता था। इस बीच कभी कभी वो टाइम निकालकर खनक से मिलने आ जाया करती थी, लेकिन फिर भी रेयांश से वो कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। पहले तो रेयांश कभी कभी टाइम पर घर आ भी जाता था, लेकिन अभी 1-2 हफ्तों से वह रात को लगभग काफी लेट आया करता था। आज भी रेयांश जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। खनक अकेले गार्डन में बैठी थी, तभी एक सर्वेंट आई बोली, मैडम रिया मैडम आई है। खनक इस सर्वेंट से अपनी स्वीट आवाज में बोली, ठीक है। वो लिविंग रूम में आए तो रिया सोफे पर बैठी हुई थी। खनक उसके सामने बैठी और बोली, रिया तुम अचानक ही आज कॉलेज नहीं गई? रिया बोली, नहीं दीदी, आज मेरा कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं थे, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आज बाहर कहीं लंच पर चले। खनक रिया की बाहर जाने की बात पर मना करते हुए बोली, नहीं रिया मैं। तभी रिया बात को काटते हुए बोली, क्या दीदी आप भी ना हर बार जीजू का बहाना करती हो? वो तो आपको जाने से नहीं रोकते, आप उन्हें बता दो कि आप मेरे साथ जा रही हो। खनक हैरान होते हुए रिया से बोली, जीजू? रिया मुस्कुराते हुए बोली, अब आप मेरी दीदी हो तो मिस्टर सिंघानिया हुए ना मेरे जीजू। आफ्टर ऑल मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। खनक खुशी से बोली, बहन जैसी नहीं बहन ही हो, चलो इसी खुशी में हम बाहर लंच करने चलते हैं। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है। अब खनक रेयांश को कॉल करती है, लेकिन पूरी रिंग के बाद भी वह कॉल नहीं उठाता तो खनक थोड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मल करके रेयांश को एक मैसेज भेज देती है। अब खनक तैयार होकर रिया के साथ बाहर निकल जाती है। दोनों ही एक 5 स्टार होटल में आती है। रिया ने दोनों के लिए एक प्राइवेट केबिन बुक किया था। जैसे ही दोनों होटल में एंटर करते हुए अपने प्राइवेट केबिन की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उन लोगों की नज़र रेयांश पर पड़ी और उसके साथ वाले पर्सन को देखकर दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। खनक अपनी हैरानी भरी नज़रों से रेयांश को अपने साथ जाते हुए देखती रह गई। खनक हैरानी भरी नज़रों से रेयांश को देख रही थी। रेयांश ने अभी तक खनक को नहीं देखा था। खनक रिया का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे लेकर उनके प्राइवेट केबिन में चली गई। रिया हैरान होते हुए खनक को बोली, दीदी आपने जीजू से कुछ पूछा क्यों नहीं? वो चुड़ैल उनके साथ क्या कर रही थी? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये आपसे झूठी ही दोस्ती दिखा रही है। इसकी नज़र पहले से आपके पति पर थी। खनक अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा शायद इसलिए। फिर वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लेकर बोली, रिया मुझे बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है जब से शादी करके आई हूँ हर बार हेल्थी फूड के नाम पे उबली हुई टेस्टलेस सब्जियां ही खाए हैं, बहुत कम फास्ट फूड खाने को मिलता है। रिया भी खनक का मूड लाइट करने के लिए बोलती है, हाँ दीदी, जब से मेरी लाइफ में मोक्ष आए हैं मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज जमकर खाएंगे सारे फास्ट फूड। बोलिए आप कौन सा पिज्जा खाओगी? खनक ने अपने अंदर उठ रहे सारे तूफानों को अपने ही अंदर समेट लिया और खुशी दिखाते हुई बोली, मुझे ना मैक्सिकन स्पाइसी पिज्जा खाना है। रिया आंखों में चमक लिए तुरंत ही वेटर को बुलाती है और 2 पिज्जा ऑर्डर करती है। पिज्जा आने तक दोनों ही कुछ देर बातें करती है, उतने में पिज्जा आ जाता है। दोनों ही अपने अपने पिज्जा खाने लगते हैं। तभी खनक के कपड़ों पर सॉस की एक बूंद गिरती है। खनक रिया को बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। रिया अपना सिर हाँ में हिला देती है तो खनक वहां से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम से बाहर निकलते टाइम खनक देखती है कि रेयांश ने शनाया को कमर से पकड़कर थाम रखा था और शनाया पीछे की तरफ झुकी हुई थी। उसने रेयांश का कोट पकड़ रखा था। ये पोजीशन काफी रोमांटिक लग रही थी। दोनों ही इस वक्त एक रोमांटिक कपल लग रहे थे। खनक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अपने चेहरे को पल्लू से ढककर वहां से तेजी से निकल जाती है। वह वापस आकर रिया से बोली, मेरा पेट भर गया, क्या अब हम घर जा सकते हैं? रिया खनक को परेशान देखकर बोली, दीदी क्या हुआ? अभी तो आपने अपना पिज्जा भी खत्म नहीं किया, आप जाने की बात कर रही है? खनक का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वो रिया के सामने नहीं जताना चाहती थी। वह झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे मेरा ऐसा ही है, खाने के लिए मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ लेकिन इतना खा नहीं पाती। रिया खनक को नॉर्मल देख रिलैक्स होते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं बिल मंगवा लेती हूँ। रिया वेटर को बोलकर बिल मंगवा लेती है और दोनों बिल पे करके होटल से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों ही सिंघानिया विला पहुंच चुके थे।
रिया को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया था कि खनक का मूड खराब है। वो चिंता भरे लहजे में पूछती है, दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? देखिए आप फिक्र मत करिए, जीजू ऐसे नहीं है, उन्हें जरूर कोई जरूरी काम होगा तभी मिले होंगे शनाया से, वरना सब जानते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। खनक हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे रिया तुम इतनी फिक्र मत करो, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया खनक के गाल पर हाथ रखकर इमोशनल होते हुए बोली, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की जरूरत प्लीज मुझे बताना, अपनी छोटी बहन समझकर मैं आपके साथ हूं हमेशा। फिर वह थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, छोटी बहन के साथ साथ आपकी देवरानी भी हूं तो आप मुझे हुक्म भी कर सकती है। खनक ये सुनकर मुस्कुराते हुए रिया के कान पकड़कर बोली, हाँ मेरी छोटी सी देवरानी जरूर, आखिर जेठानी हूं, हुक्म तो जरूर चलाऊंगी। ये बोलते हुए दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाती है। इस वक्त शाम के करीब 4 बज रहे थे और दोनों ही लिविंग हॉल में थे। तभी वहां अचानक रेयांश आ जाता है और दोनों को ही एक दूसरे के गले लगे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो पहले ही गुस्से में था, ऊपर से उसने खनक को रिया के गले लगते देखकर और पागल हो गया। वो अंदर आते ही जोर से चिल्लाता है, जान कमरे में आओ अभी। रेयांश के इस तरह चिल्लाने से खनक और रिया दोनों एक दूसरे से अलग हुए और हैरानी से रेयांश को देखने लगी। रेयांश एक नज़र खनक को देखकर सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। रिया हैरानी से बोली, ये जीजू इतने गुस्से में क्यों है, इनको अचानक क्या हो गया? खनक भी हैरानी से अपने कंधे उचका के बोली, पता नहीं, ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि इनका मूड कब और कैसे चेंज होता है। फिर वो जल्दी जल्दी उठकर जाते हुए बोली, रिया सॉरी अभी मुझे जाना होगा, अगर देर हो गई ना तो और भड़क जाएंगे। रिया भी उठते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी आप जाओ, मैं भी निकलती हूँ वरना आपके देवरजी भी मुझ पर भड़क जाएंगे। बाय, टेक केयर। खनक रिया को बाय बोलकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में पहुंची है तो वहां का नजारा देखाकर हैरान थी। इस वक्त रेयांश ने अपना कोट और टाई निकालकर फ्लो पर फेंका हुआ था और बेचैनी से अपने शर्ट के बटन को खोल रहा था। खनक ये देखकर जमीन से कोट और टाई उठाकर हैरानी से बोली, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तो आपको कॉल किया था, आपने उठाया नहीं, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था। रेयांश खनक को अपने सामने देखकर उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर अपने करीब करता है और अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इस तरह किसी और से चिपकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुम वही गलती क्यों करती हो? ये सुनकर अब खनक को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वह भी गुस्से में बोली, किसी और से चिपकने का क्या मतलब है? लड़की है वो, दीदी बोलती है वो मुझे छोटी बहन जैसी है मेरी, किसी गैर मर्द से नहीं लिपटी थी मैं। ये बात उसने तंज भरे लहजे में बोली थी क्योंकि आज उसने जो देखा था वो अभी भी नहीं भूल पाई थी वो। ये सुनकर रेयांश के हाथ खनक के बाजुओं पर और कश गए। वो खनक को अपने और करीब कर खुद से चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला, तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है, जान लगता है कि तुम्हें अब डॉज देना होगा, तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये कहते हुए रेयांश खनक को उठाकर सीधे बिस्तर पर ले आया और एक ही झटके में उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। खनक उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह 1 इंच भी नहीं हिला पाई रेयांश को और ना ही वह हिल पाए, क्योंकि रेयांश ने अपना पूरा वजन खनक के ऊपर दे रखा था। उसके दोनों पैरों को अपने पैरों से दबा दिया था। खनक का छोटा सा शरीर रेयांश की बड़ी सी बॉडी के नीचे दबकर रह गया था। रेयांश ने खनक के चेहरे को अपने हाथों में भर रखा था और बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रेयांश फोर्सफुली खनक के होठों को चूम रहा था। खनक जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, रेयांश उतना ही फोर्स के साथ उसके होठों को दबाकर सक करता। खनक काफी देर तक स्ट्रगल कर रही थी खुद को छुड़ाने की, लेकिन वह जितनी कोशिश करती रेयांश का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। वो और भी पैशनेट होकर खनक के होठों को सक और बाइट करता। करीब 20 मिनट की किस के बाद जब रेयांश को खुद सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई तो उसने एक स्मूच के साथ खनक के निचले होठ को खींचते हुए अपने होठों को अलग किया। खनक बुरी तरह थक चुकी थी, वो लंबी लंबी सांसें भर रही थी। थोड़ी ही देर में वह अपनी सांसों को कंट्रोल करती है और रेयांश को घुरकर देखने लगी। वो चिढ़ते हुए बोली, ये क्या हरकत थी? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़िए, मुझे कुछ नहीं करना अभी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अफसोस कि वह खुद को नहीं छुड़ा पाती।
रेयांश खनक के दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और अपनी शर्द आवाज में बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? हूं जबरदस्ती करता हूं तुम्हारे साथ, पति हूं तुम्हारा, हक है तुम पर मेरा। मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, समझी? मुझे अभी और इसी वक्त तुम चाहिए। खनक अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरा मन नहीं है अभी। अगर इतनी ही आग लगी है तो जाओ, जाकर उसके पास बुझाओ जिसको आपके साथ चिपकाना अच्छा लगता हो। ये सुनकर रेयांश का पारा हाई हो गया और तभी खनक की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। 65